गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे का पाठ देखेंगे। आपातकाल के दौरान एकत्रित व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान किया गया है। युद्ध भर आक्रमण तथा सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो उस समय राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार संविधान आपातकालीन घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है। उस समय देश के विपरीत आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार इन 3 आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी संसदीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एकत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू करने पर संसदीय शासन व्यवस्था रहती है। संसदीय शासन पद्धति। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व से लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा की वास्तविक सत्ता होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन, राज्यसभा का निचला सदन। लोकसभा है। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में से विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकता है। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों में प्रशासन राज्यपाल गवर्नर के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा लोकसभा स्थायी सदन है। इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो उस समय राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों की राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कराता है। राज्यसभा स्थायी सदन उनके 1/3 सदस्य हर दूसरे विश्व वर्ष नियुक्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम है, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक हैं। 7वां, स्वतंत्र, निरपेक्ष तथा सुसंगति न्यायतंत्र। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निरपेक्ष, संलग्न तथा सुसंगति न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में तथा राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसके उपरांत विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च उच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। संसद, सरकार तथा राज्य सरकार के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन के संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। संविधान संशोधन उपलब्ध। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है और समय और सहयोग के अनुसार समय समय पर संविधान के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। संविधान में सुधार संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को सामान्य बहुमति से सुधार किया जाता है। कुछ परिस्थितियों से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति तथा संविधान के परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 उपस्थित बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा स्वीकृति की जा सकती है।
आवश्यक है। यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो या आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान का सुधार किया जाता है। संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ मामले संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तन के कारण भारतीय संविधान प्रयत्नशील तथा ललितशा माना जाता है, लेकिन कुछ विषय मामलों के संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता। राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव नहीं होने के कारण हमारा संविधान दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वमुख्य लक्षण है। 9th, सात्विक व्यावसायिक मताधिकार। इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, संप्रदाय, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्रपूर्ण समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील तथा साहसपूर्ण कदम है। मत देने के अधिकार का कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मत द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। चुनावों में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि, इस प्रकार राजनीतिक स्तरों में युवाओं की सक्रियता, ये लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की निशानी है। धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में हमने इस विषय में भी विस्तृत चर्चा की है। भारतीय संविधान में सर्वधर्म संभावना की सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या उसका समर्थन नहीं करता। राज्य का अपना स्वयं कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस प्रकार मामले में राज्य तटस्थ है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात तथा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता द्वारा श्रद्धा तथा आस्था के साथ अनुसार धर्म का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का तथा स्वतंत्र को उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार सुविधाएं प्रदान की गई है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। न्याय समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र के अधीन जो कार्य का प्रशासन किया जाता है, उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का फैसला तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। अगर न्यायालय को विश्वास हो कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए आदेश संविधान, मूलभूत संविधानों तथा सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक के दोषित करके रद्द कर सकता है। 12वां, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिक को सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य यह लोकतंत्रात्मक समाज का बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार तथा अधिकार तथा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालिकाओं के लिए सात्विक अनिवार्य शिक्षा अधिकार भी संविधान में समावेश किया गया है। 13वां, राजनीतिक के मार्गदर्शन सिद्धांत। लोगों की रक्षा तथा उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। राज्यों का प्रशासन तथा नीतियों के कारण निर्माण राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत राज्यों की आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण सिद्धांतों में मार्गदर्शन सिद्धांत कहा जाता है। 14वां, पिछले वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था है। समाज के पिछड़े वर्गों तथा पिछड़ी जातियों तथा विकास के लिए पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष के लिए तथा उसने सामान्य प्रवाह में जोड़ने के लिए समक्ष बनाए हेतु संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है।
विधानसभाओं, स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं निश्चय इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसीलिए कुछ सीटें बैठक इनके लिए अतिरिक्त रखी जाती है। इन वर्गों के लिए कोई सरकारी नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीट बैठक का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों के शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति तथा लाभ तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव तथा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेषताएं व्यवस्था की गई है। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट पूरा होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना।